विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, नया संसद भवन का गृह प्रवेश होता है। इसमें जो सबसे पहला जो बिल पास है वो महिलाओं के लेकर 33% आरक्षण है। ये 27 साल से लंबित बिल था। इसको मोदी जी ने 9 साल अपने 9 साढ़े 9 साल के कार्यकाल में पास किया। इसको लेकर बीजेपी ने खुद के और मोदी जी को पीठ थपथपाने में नहीं रुक रहे हैं। हमने कई महिलाओं से बात की थी, आपको जो उनके अंदर खुशी थी वो आपको दिखाए थे। आज हम जदयू में पहुंचे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी हैं। इनसे बात करेंगे कि इस बिल को 33% महिला आरक्षण को किस तरह देखती हैं। मैम, पहले तो आपको चौकस भारत में स्वागत है। जी शुक्रिया। मैम, आपको तो बधाई देना चाहिए, 33% आरक्षण मिला, क्या खुशी है? देखिए, इस बिल का तो हमारी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों ने इस बिल का समर्थन इस मांग के साथ किया कि इसके अंदर जो हमारी पिछड़ी, अति पिछड़ी और दलित समाज की महिलाएं हैं उनका भी रिप्रेजेंटेशन सदन में सुनिश्चित हो सके, इसकी व्यवस्था हो, यानी कि आरक्षण की व्यवस्था हो। हमारी ये मांग है और अपेक्षा भी हमारी है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से बिल को लाया गया है, बिल को आप देख लीजिए, 2014 में मोदी जी की जब घोषणा पत्र थी, बीजेपी सरकार की, केंद्र की सरकार की घोषणा पत्र, उसमें क्या था, नंबर 1 पे विमेन रिजर्वेशन बिल को टॉप प्रायोरिटी में दिया गया था। 2019 में ये विमेन रिजर्वेशन बिल 14वें नंबर पे आ गया। यानी कि महिलाओं का जो आरक्षण है या उनकी जो प्राथमिकता है वो बढ़ कर के नहीं बल्कि वो नीचे चला गया मोदी सरकार में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बिल को लाने में इनको 9.5 वर्ष क्यों लग गए। अभी 2024 में इलेक्शन होना है, तो ये हमारा स्पष्ट इस बात का हमें शंका ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि देश की महिलाओं के साथ ये इनका किया गया मतलब जुमलेबाजी है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 2014 में देश के युवाओं से इन्होंने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था और बाद में कहा था कि ये वादा ऐसे होते ही ये जुमलेबाजियाँ चुनावों में होती हैं। कहा था कि काला धन आएगा, कहा था अच्छे दिन आएंगे, कहा था महंगाई दूर हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, फलाना फलाना बहुत तरह के वादे थे और बाद में कहा ये जुमलेबाजी। तो ये भी जुमलेबाजी है, इस बात की पूरा विश्वास है। और वो भी इसलिए कि इस बिल की जब जो ड्राफ्टिंग है, इसका मसौदा है, जब इसके अंदर जाएंगे तो एक पेच इन्होंने उसमें लगाया है। पेच क्या लगाया है कि पहले सेंसस होना, कास्ट सेंसस होना है, फिर डिलिमिटाइजेशन होना है, उसके बाद इस बिल का लाभ महिलाओं को मिल पाएगा। यानी 24 में इस बिल का लाभ नहीं मिलने जा रहा है। अब एक चीज़ ये बताइए, कास्ट सेंसस होने में मोटा मोटी उसका रिपोर्ट प्रकाशित वगैरह होने में 5 से 6 वर्ष लग जाते हैं। डिलिमिटाइजेशन का पीरियड आप साल 2 साल 3 साल मान लीजिए। यानी कि 30, 31, 32 की इधर इस बिल का कहीं कुछ भी लाभ किसी को नहीं मिलने जा रहा है। और ये सरकार अगर 2021 में जो हमारी मांग थी कास्ट सेंसस कराने की, अगर ये करा ली रहती तो आज जिस बिल को हम लोगों ने इतने मजबूत इरादों के साथ समर्थन दिया, हमारी सहमति इस पर पहले से रही है, उस बिल का लाभ 2024 में महिलाओं को मिलता, लेकिन नहीं मिल पाया। अरे हम लोगों तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विमेन एम्पावरमेंट के मामले में, चाहे राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, तमाम दृष्टिकोण से महिलाओं को सशक्त और उनका संवैधानिक अधिकार देने के लिए तमाम आपने देखा होगा कि निर्णय लिए हैं। चाहे पंचायत व्यवस्था में रिजर्वेशन हो, नगर निकाय में 50% रिजर्वेशन, शिक्षक बहाली में जो नियोजन था उसमें 50% रिजर्वेशन, नौकरियों में 35% रिजर्वेशन, पुलिस बल में पूरे देश में सर्वाधिक जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं पुलिस में, वो बिहार में है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, नायाब उदाहरण है बिहार विमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, सीखना चाहिए था। लेकिन उनकी नीति और उनकी नीयत मोदी जी की स्पष्ट महिलाओं को लेकर के नहीं है, वो छलना है, ये राजनीतिक छल है, ये राजनीतिक जुमलेबाजी 2024 में बहुत बड़ा साबित होने वाला है। आपने कहा कि मोदी सरकार ने 9.5 साल लगा दिए, लेकिन उन्होंने अपनी पीठ थपथपा रहा। उन्होंने कहा आज़ादी भारत के बाद जो बिल मोदी जी ने किया है, वो जो 27 साल से लंबित था, वो मोदी जी ने आज 9 साढ़े 9 साल में करके दिखा दिया। आज़ाद भारत के बाद ऐतिहासिक पल है महिलाओं के लिए। नहीं, आप एक चीज़ ये बताइए कि हम तब मानते, उनको अप्रिशिएट करते कि वाकई में महिलाओं के प्रति उनकी नीयत और नीति दोनों स्पष्ट है। एक चीज़ ये बताइए कि किसान विरोधी बिल लाने में इनको कौन सा समय लगा था? किसी को पता था क्या वो बिल आ गया? भले वो 700 हमारे किसान उस बिल के कारण शहीद हुए थे। नोटबंदी कानून जब आया था, एक चीज़ ये बताइए, आपको भी जानकारी थी क्या कोई ऐसा कानून आने वाला है? एकाएक हम लोगों ने टेलीविज़न स्क्रीन पे देखा था। भले उस नोटबंदी कानून के चलते लाइन में लगने के कारण हमारे 150 लोगों की मौतें हुई थी। तो इस बिल को लाने में आपने ये पेच क्यों लगाया? क्यों परिसीमन, क्यों कास्ट सेंसस? आप दे देते ना, महिलाओं को आरक्षण दे देते और देकर किसका कर देते 24 में हमारी महिलाएं जो 33% से लेस रहती
संसद सत्र में। देखिए महिलाओं को क्या, ये पिछड़ा दलित और महिला विरोधी ये सरकार रही है। इसके तमाम निर्णय आप देख लीजिए ना, अगर ये आज कास्ट सेंसस कराए रहते तो वो हमें समझ में आता और 24 में इसका लाभ मिल गया रहता। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इन्हें अति पिछड़े दलित और महिलाओं से अगर इनको जरा सा भी इनको समझ में आता कि इनका संवैधानिक हक दे दिया जाए, तो मैं पूछना चाहती हूँ कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की जो छात्रवृत्ति योजना अति पिछड़े बच्चों की थी, क्यों बंद किया आपने? मैं पूछना चाहती हूँ मोदी सरकार से कि बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना क्यों आपने उस नाम को बदल दिया? इसलिए कि उनके नाम के आगे बाबू लगा हुआ था। ये सरकार जो है जुमलेबाजों की सरकार है। ये सरकार जो बिल लेकर के आई है, भले हमारा समर्थन उस पर है, लेकिन ये देश की महिलाओं के साथ धोखा है और छल है। कुछ देर पहले आपने जिक्र किया काला धन के लाने की बात। उन्होंने कहा कि जितने जो काला धन रखे हुए हैं, चाहे जो भ्रष्टाचारी हैं, वो एक बंधन में बीजेपी को घेरने के लिए, मोदी विरोधी को घेरने के लिए बंध गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के कहे मैम कि जितने भी जिनके पास अभी काला धन है वो एक घेरा में बने हुए हैं, एक गठबंधन में बन गए हैं। अब वो यूपीए नाम लेने से घबराते हैं। जैसे ही यूपीए की नाम आती है तो लोगों के माइंड में वो दृश्य आता है कि ये काला धन वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वंशवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। वही कह रही है कि मैम इंडिया ऐसे लोगों को कैसे देश की जनता चुनेगी? जी ये बताइए कि मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के पास वंशवाद पे और भ्रष्टाचार जैसे विषय पे बोलने का नैतिक बल है क्या? पता नहीं कहाँ से ये नैतिकता लाते हैं ये इस तरह की बात बोलने के लिए। वंशवाद, अगर देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वंशवाद अगर सबसे ज़्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी में। करप्शन का अगर विषय है तो जिन लोगों को ये पानी पी करके कहते थे 75,000 करोड़ का भ्रष्टाचार, ये अपने दल में लेकर के उनको माननीय मंत्री बनाते हैं और वो नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। सो मेनी नाम है। अब छगन भुजबल है, अजीत पवार है, सुन लीजिए भ्रष्टाचार जैसे विषय पे जब सवाल किया है, छगन भुजबल है, अजीत पवार है, हसन मुशर्रफ है, और भी बहुत सारे नाम हैं, हेमंत विश्व शर्मा, किन किन लोगों का मैं नाम लूँ? ये तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने दल में लेते हैं, जिन्हें ये स्वयं भ्रष्टाचारी कहते रहे हैं। अपने दल में लेकर के लोटस लॉन्ड्री मशीन में निकाल करके नीट एंड क्लीन पाक साफ बना देते हैं और कहते हैं भ्रष्टाचार जैसे विषय पे बोलते हैं। इनकी नैतिकता नहीं, ये आकंठ तक डूबे हुए हैं। आपने थोड़ा वंशवाद का बात किया, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया था। मैं बिहार का एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, अगर उनका बेटा बिहार को सेवा देना चाहता है, चाहे जदयू में आना चाहता है, तो उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार अपने हट के बेटा को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो वो वंशवाद है। अगर बेटा एक कार्यकर्ता के रूप में अगर पार्टी में आता है तो वो परिवारवाद नहीं है। तो वही बीजेपी को वो एग्जाम्पल दिए कि बीजेपी में कहाँ है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तब मोदी जी का बेटा ही प्रधानमंत्री, चाहे जो हो गृह मंत्री का बेटा ही गृह मंत्री होगा। अमित शाह का बेटा जैसा वो चेयरपर्सन होगा, ये कहाँ लिखा हुआ है? देखिए सीधी सी चीज़ है कि वंशवाद जैसे विषय पे इंटरप्रिटेशन ये लाख कर ले अपने पक्ष में, चाहे जितनी भी दलीलें दे दे, ये बात सत्य है। उसी तरह से ये रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, ये दस्तावेज है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद और भ्रष्टाचार जैसे विषय पे आकंठ तक डूबी है और इसके पास नैतिक पात्रता नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस विषय पे वो उंगली दिखा करके या इंगित करके बात कर सके। अच्छा मैम, आपसे आखिरी सवाल। आपने कुछ देर पहले रोजगार की भी बात की। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं है। मोदी जी झांझरपुर में आए थे तो उन्होंने युवाओं के जिगर के टुकड़ा बोले मैम। तो जिगर के टुकड़ा के अंदर उनके अंदर कुछ प्यार है, तब ना वो जिगर का टुकड़ा से संबोधन हाँ, तो यही ना प्यार है उनका कि करोड़ों युवा सड़क पे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। कहा था कि 2 करोड़ रोजगार नौकरी दूंगा, 18 करोड़ नौकरी देनी चाहिए, तभी तक मात्र 7,22,000 ही नौकरी दिया है। ये जिगर के टुकड़े का प्यार ही दर्शाता है कि जो वादा किया था उस वादे को अपने जिगर के टुकड़े से नहीं निभाया। और जब जिगर का टुकड़ा ये सवाल करने लगा तो कहा उन्होंने कि ये तो हमने तुम्हारे साथ जुमलेबाजी किया था, ये तो जुमला था, चुनाव में तो ऐसे वादे होते रहते हैं। तो ये इन तमाम युवाओं को, महिलाओं को, वंचितों को, को ये समझना होगा कि मोदी जी जो बातें अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं या जो वादा करते हैं वो जुमलेबाजी होता है, वो उनका कमिटमेंट नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जदयू प्रवक्ता अंजुम महाराज जी ने। उन्होंने कहा कि मोदी जी जो अपने मैनिफेस्टो में लाते हैं वो सब जुमलेबाज हैं, वो कुछ नहीं करते हैं। वादा तो रहती है लेकिन जो धरातल स्तर पर है वो जीरो रहता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी महिला आरक्षण बिल लाए,
हमने स्वागत किया, लेकिन हमको अफसोस है कि इसको 2024 में क्यों न पास किएगा, इसको लंबित समय के लिए क्यों टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाएं के लिए बहुत कुछ किया है, पिछड़े अति पिछड़े। जिस तरह से इन्होंने पंचायती चुनाव में, नगर निगम चुनाव में महिलाओं के, चाहे सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देकर महिलाओं के आगे लाने के काम किया है, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ऐसे कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि युवाओं की बात करते हैं, वो कैसे युवाओं की बात करते हैं, अगर युवाओं की बात सुनते तो 2 करोड़ नौकरी पे कुछ अपना वो कर दिखाते। अब देख रहे हैं चौकस भारत में विकास कुमार, पटना। धन्यवाद।